एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो मैं आ चुकी हूँ एक न्यू फैन फिक्शन लेकर। इस फैन फिक्शन का नाम है चेंजिंग योर डेस्टिनी। इस फैन फिक्शन में हमें दो वर्ल्ड दिखाया जाएगा। एक वर्ल्ड ओमेगावर्स वर्ल्ड है और एक हमारे नॉर्मल वर्ल्ड की तरह है। हमें इन दोनों वर्ल्ड में दो विंग दिखाया जाएगा। जो ओमेगावर्स वर्ल्ड होगा, उसमें से जो ओमेगा विंग होगा उसका सोल स्विच होके इस नॉर्मल वर्ल्ड के विंग के अंदर आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि कैसे वो अपने न्यू बॉडी के साथ खुद को एडजस्ट करता है, कैसे वो वांगजी से प्यार कर बैठता है। इवन वो ये भी पता लगाता है कि इस वर्ल्ड के विंग के साथ क्या क्या होता है। मैं जब इस स्टोरी को सोच रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। होप सो आपको भी ये स्टोरी अच्छा लगे। जैसा भी लगे फर्स्ट पार्ट आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, तो फैन फिक्शन के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन बेड पे लेटा हुआ होता है एंड उसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क होता है। उसके हेड पर चोट लगा होता है एंड उसके गले पर एक रेड निशान होता है, जैसे कि किसी ने उसे गला दबा के मारने की कोशिश किया हो। उस पर्सन की बॉडी में थोड़ा बहुत ही चोट है, लेकिन उसके हेड पर और उसके गले पर बहुत ज़्यादा गहरा जख्म है। वो पर्सन अभी भी उस हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ था और उस रूम में अकेला था। तभी उस पर्सन के धीरे धीरे आइज़ ओपन होता है। वो जब अपने आइज़ को ओपन करता है तो खुद को एक नई जगह में पाकर बहुत ज़्यादा शॉक होता है। वो धीरे से अपने ऑक्सीजन मास्क को अपने चेहरे से हटाता है और उड़ने की कोशिश करता है। तभी उसे अपनी बॉडी पर और अपने हेड पर शार्प पेन महसूस होता है। वो अपने हेड को टच करते हुए कहता है, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? मेरे सिर पर इतना दर्द क्यों हो रहा है? फिर वो धीरे से अपने आसपास देखने लगता है। उस रूम में कोई नहीं था, वो अकेला था। वो अपने मन में सोचता है, क्या मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ? लेकिन ये कौन सा हॉस्पिटल है? फिर उसे कुछ याद आने लगता है। वो अपने मन में ही सोचता है, ये कैसे हो सकता है? मैं ज़िंदा कैसे हूँ? मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं अपने फ्रेंड के साथ माउंटेन में घूमने गया था एंड वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से मेरा पैर फिसल गया था और मैं खाई में गिर गई थी। मुझे लगा था मैं मर जाने वाला हूँ, लेकिन मैं तो ज़िंदा हूँ। ऐसा सोचते हुए वो अपने आसपास देखने लगता है। उसके बाद वो अपने हाथ पैर को चेक करने लगता है कि वो ठीक से काम तो कर रहे हैं ना। विंग बहुत ही ऊंची खाई से गिरा था। वो बिलीव नहीं कर पा रहा है कि वो ज़िंदा कैसे है। उसे तो मर जाना चाहिए था ना। विंग अपने हाथ पाँव को चेक करते हुए कहता है, मैं ज़िंदा कैसे हूँ? क्या मेरे पास कोई मैजिकल पावर है जिस वजह से मैं उतनी ऊंची तक को गिरने पर भी बिल्कुल सही सलामत हूँ? बस मुझे छोटे मोटे खरोंच आया है। फिर विंग उस बेड से उठने की कोशिश करता है और अपनी बॉडी को देखने की कोशिश करता है कि कोई पार्ट गायब तो नहीं हो गया उसकी बॉडी से। वो जब उठने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में जो आईवी ड्रिप लगी हुई थी, विंग जब अपनी आईवी ड्रिप की तरफ देखता है, जिस वजह से विंग रुक गया था, तभी उसे गेट ओपन होने की आवाज़ आता है। वो तुरंत ही अपने सामने देखता है तो देखता है गेट के सामने एक हैंडसम पर्सन खड़ा हुआ था जो अपनी गोल्डन आई से विंग की तरफ ही देख रहा था। उस पर्सन के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन वो पर्सन कन्फ्यूजिंगली विंग को देख रहा था एंड कन्फ्यूजन उस पर्सन के आइज़ में ही दिख रहा था। वो पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था। वो थोड़ा सा अंदर आता है और विंग के सामने आके खड़ा होता है, लेकिन वो विंग के बहुत ज़्यादा करीब नहीं जाता। वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके विंग के सामने आके खड़ा होता है और विंग को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, तुम उठ गए? क्या तुम ठीक हो? तुम बेड पर बैठे क्यों हुए हो? ऐसा कहते हुए वो ऊपर से नीचे तक विंग को देख रहा था। विंग को देख के ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरीके से ठीक था। वो पर्सन अपने मन में सोचता है, क्या ये इतनी जल्दी ठीक हो गया? कल ही तो उसका इतना बुरा हालत था, है ना? फिर वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम बैठो, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। विंग इस पर्सन को बिल्कुल नहीं जानता था। वो बहुत ही हैरानी से इस पर्सन को देख रहा था। वो अपने मन में सोचता है, ये हैंडसम पर्सन है कौन? फिर विंग को कुछ महसूस होता है। वो अपने मन में सोचता है, ये इंसान इतनी देर तक मेरे सामने खड़ा हुआ था, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि ये इंसान कोई अल्फ़ा है, ओमेगा है या बीटा है।
मुझे इसके अंदर से कोई भी फेरोमोन महसूस क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये कोई बीटा है? ये सोचते हुए वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी वहाँ से जा चुका था डॉक्टर को बुलाने के लिए। फिर विंग फिर से अपने आईवी ड्रिप की तरफ देखते हुए सोचता है पता नहीं ये कब ख़त्म होगा, और वो मिरर के पास जाके खुद की बॉडी को निहार पाएगा कि उसकी सारे अंजर पंजर ठीक है कि नहीं। तभी उसे फिर से डोर ओपन होने की आवाज़ आता है और वहाँ पर एक डॉक्टर और एक नर्स आया था। वो डॉक्टर स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर वे आप ठीक तो है ना? ये सुनते ही विंग एक स्माइल करता है और डॉक्टर की तरफ देखकर अपने सिर को नोट कर देता है। डॉक्टर जब विंग को चेक कर रहा था तभी डॉक्टर विंग को बार बार मिस्टर वे कहते हुए बुला रहा था और उससे पूछ रहा था कि उसे यहाँ पेन तो नहीं हो रहा है, उसे यहाँ पेन तो नहीं हो रहा है। विंग भी अपने सिर को नोट करके बोल रहा था कि अभी उसे पेन तो नहीं है लेकिन उसके सिर में दर्द हो रहा है। ये सुनने के बाद डॉक्टर विंग के सिर को चेक करते कहता है वैसे तो ये ठीक लग रहा है लेकिन फिर भी हमें और एक बार आपका चेकअप करवाना होगा। ये सुनने के बाद विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और डॉक्टर की तरफ देखकर स्माइल करता है। तो वे नर्स घूर घूर कर विंग को देख रहा था, जो विंग को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो नर्स की तरफ देखते हुए कहता है क्या आपको कुछ कहना है? ये सुनते ही नर्स स्माइल करते हुए कहता है, एक ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दीजिएगा, असल में मैं काफ़ी शॉक थी ये न्यूज़ सुनकर कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। एंड अभी आपको इतना ज़्यादा अच्छा देखकर मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कल जब आप यहाँ पे आए थे तब आपकी हालत काफ़ी ख़राब था एंड जब आपकी सर्जरी भी हो रहा था तब भी आपकी हालत ख़राब था, लेकिन अभी तो आपको देख के ऐसा लग रहा है कि कल आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे कहते हुए वो ऑकवर्डली स्माइल करने लगा, जो देखकर विंग भी एक ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, विंग को याद नहीं था कि उसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। विंग जैसे गिरा था उसका तो बचने का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो बच गया। विंग अपने मन ही मन खुद को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा था और खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझ रहा था। तभी डॉक्टर विंग को चेक करते हुए उसे जाने लगते हैं। तभी विंग उस नर्स की तरफ देखते हुए कहता है वैसे मुझे बता सकते हैं कि ये आईवी ड्रिप कब ख़त्म होगा? एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना था। ये सुनते ही वो नर्स कहती है कि ठीक है आप जा सकते हैं और थोड़ी देर रुकिए, ये आईवी ड्रिप ख़त्म होने ही वाला है। ये सुनते ही विंग स्माइल करते अपने सिर को नोट कर देता है। तभी वो नर्स विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं वैसे आप बैठे क्यों है, मुझे लगता है आपको सो जाना चाहिए। विंग कहता है नहीं, अभी अगर मैं सो जाऊंगा तो मेरी बॉडी में दर्द करेगा, तो अभी मैं बैठना चाहता हूँ। नर्स भी अपने सिर को हाँ में हिला देता है। तभी विंग सोचता है वैसे उस पर्सन की तरह इस डॉक्टर एंड नर्स के बॉडी से भी मुझे कोई फेरोमोन्स महसूस नहीं हो रहा है, क्या ये सारे लोग बीटा है? ऐसा सोचते हुए विंग उस नर्स की तरफ देखते हुए कहता है क्या बीटा है? वो नर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो विंग की तरफ देखते हुए कहती है एक्सक्यूज़ मी। तभी विंग कहता है कि क्या बीटा है? नर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। वो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं मैं आपकी बात समझे नहीं, बीटा मतलब? विंग थोड़ा सा हैरान होता है। वो सोचता है क्या इससे बीटा ओमेगा अल्फाज की मतलब नहीं पता? वो कौन सी दुनिया में जी रहा है ये लड़की? ऐसा सोचते हुए वो कहता है बीटा मतलब क्या बीटा है? आपको ओमेगा अल्फ़ा बीटास के बारे में नहीं पता? मैं एक ओमेगा हूँ और मुझे जितना लगता है कि आप एक बीटा है, क्योंकि आपके बॉडी से मुझे कोई भी फेरोमोन्स महसूस नहीं हो रहा। ये सुनते नर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो 1 मिनट के लिए शायद विंग को पागल समझ बैठी थी। वो अपनी गले को थोड़ा सा साफ करती है और विंग की तरफ देखकर एक ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहते हैं मिस्टर वे, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मैंने पहले कभी भी इस ओमेगा अल्फ़ा और बीटा के बारे में नहीं सुना है। ये सुनते ही विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या तुमने कभी ओमेगा अल्फ़ा बीटास के बारे में नहीं सुना? ये तो हमारा सेकंड जेंडर होता है ना। इससे तो हमें पता चलता है कि कौन ओमेगा है, कौन अल्फ़ा है और कौन बीटा है। ये सुनने के बाद वो नर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसे उसका दिमाग अभी घूमने लगा था विंग की इन सारी स्टूपिड बातों को सुनकर। वो और कुछ बोलने ही वाली थी कि उन्हें फिर से गेट ओपन होने की आवाज़ सुनाई देता है। बाहर से कुछ लोग अंदर की तरफ आते हैं और वो विंग की तरफ चले आते हैं। उन लोगों को विंग पहली बार अपनी लाइफ में देख रहा था। वो लोग विंग के सामने आके खड़े होते हैं और विंग के हाथ को पकड़ लेता है। तभी वो नर्स उन लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है सर मैम आप आ गए। तभी वहाँ पे जो 2 पर्सन, जो मिडिल एज औरत एंड
मैन थे वो उस नर्स की तरफ देखते हुए कहते हैं हाँ तुम जा सकते हो अभी। ये सुनने के बाद वो नर्स अपने सिर को बो करता है और वहाँ से चला जाता है। उस नर्स को विंग की सारी बातें याद थी। वो सोचती है कि उसे अभी शायद डॉक्टर के साथ बात करनी चाहिए। ये विंग क्या उससे बोल रहा था। तभी वो मिडिल एज वुमन और वो मिडिल एज मैन विंग की तरफ देखता है और विंग के सर पर पैट करते हुए कहता है बेटा तुम ठीक तो हो ना। वो मिडिल एज वुमन विंग को देखकर बहुत ज़्यादा वरीड लग रही थी एंड वो मैन भी बहुत ज़्यादा टेंस दिख रहे थे। वो दोनों ही काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता ऐसा लग रहा है। वो लोग बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ एंड ज्वेलरी वेयर किए हुए थे जो देखकर विंग उन लोगों को ही घूरने लगते। विंग तो अपनी लाइफ में पहली बार इन दोनों पर्सन को देख रहा था। तभी वो जो लेडी थी वो विंग को लाइटली हग करते हुए कहता है तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा वरीड हो गई थी और तुम्हारे फादर को जब पता चला था कि तुम्हारे क्या हाल है वो तो इतना ज़्यादा टेंस हो गए थे कि वो तुरंत ही निकल पड़े थे। वो आने ही वाले थे। तुम्हें पता है ना तुम्हारे फादर का हालत कैसा है, वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाते। ये सुन के विंग बहुत ही कन्फ्यूजिंगली उनकी तरफ देख रहे थे। वो सोचता है मेरा फादर कहाँ से आ गया। मुझे जितना याद है मैं जब बहुत छोटी थी तभी मेरे मदर और फादर का डेथ हो चुका था और मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था। लेकिन ये लोग कौन हैं और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ है। ऐसा सोचते हुए वो कन्फ्यूजिंगली उन लोगों को देख रहा था। विंग का ब्लैंक एक्सप्रेशन देखकर वो वुमन जो लान ई थी वो विंग की फेस को सहलाते हुए कहते विंग क्या हुआ है, तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो, क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहते मुझसे। ये सुनने के बाद भी विंग कुछ नहीं कहता और उनकी तरफ बहुत ही कन्फ्यूजिंगली देखने लगता है। लानी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है विंग की ऐसे रिएक्शन को देखकर। तभी लांचीरन विंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ विंग, कुछ कहो। तुम्हारी आंटी कुछ पूछ रहे हैं ना। तुम्हें पता है वो कितनी ज़्यादा वरीड हो चुकी थी और मैं भी कितना ज़्यादा वरीड था तुम्हें इस कंडीशन में देखकर। हम तुम्हें इस हालत में कभी नहीं देख सकते। ऐसा कहते हुए वो विंग के सिर पर पैट करता है। तभी लानी विंग के सिर पर किस करते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज़्यादा वरीड हो चुकी थी। ऐसा कहते हुए वो अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछता है। लानी को देख के ऐसा लग रहा था कि वो बस खुद को रोने से रोक रही हो। तभी लानकुरैन लानी के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते हैं डार्लिंग खुद को संभालो। ये सुनने के बाद लानी अपने सिर को नोट करते हैं और विंग के फेस को सहलाने लगते हैं। वो बहुत ही प्यार से विंग को देख रही थी। विंग बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि ये इंसान कौन है और उसका कब से इतना अमीर अंकल और आंटी बन गई। विंग अपने मन में सोचता है पहले तो ये लोग मेरे डैड के बारे में बोल रहे थे, उसके ऊपर ये लोग बोल रहे कि ये लोग मेरे अंकल और आंटी है। मुझे जितना पता है मेरे दोस्त और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा मेरे और फैमिली के कोई मेंबर नहीं है, तो फिर ये लोग क्या कह रहे हैं। विंग अभी भी ब्लैंकली उन्हें देख रहा था। विंग के एक्सप्रेशन उन्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे थे क्योंकि विंग ऐसा नहीं था। लानी विंग के नेचर को बहुत अच्छे से जानती थी और उसे विंग बहुत ज़्यादा पसंद भी थी। तभी उन्हें डोर ओपन होने की आवाज़ आता है। वांग जी डॉक्टर के साथ वहाँ आया था और उनके साथ वो नर्स भी थी जो विंग के देखकर बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रही थी। उनसे विंग की बातें बहुत अजीब लगी थी, इसलिए उसने डॉक्टर से ये सारी बातें किया था और डॉक्टर ने सोचा था कि उसे फिर से शायद विंग से बात करनी चाहिए। जब वो विंग के पास आते हैं तब वो देखते हैं कि मिस्टर लान एंड मिसेस लान वहाँ पे खड़ी हुई है। डॉक्टर उन्हें देख के ग्रीट करते हैं। मिसेस लान भी अपने सिर को नोट कर देता है। तभी डॉक्टर विंग के पास आता है। उस रूम में अब वांग जी भी आ चुका था और वो विंग की तरफ ही देख रहा था। वो जब देखता है कि उसकी मदर की आंखों में आंसू है तो वो अपनी मदर के पास जाता है और अपनी मदर के आंसुओं को पोंछता है। वांग जी अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मिसेस लान को ये चीज़ पता है कि वांग जी उसके आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है जो उन सभी लोगों को ब्लैंकली देख रहा था। तभी डॉक्टर विंग के पास आते हुए कहता है मिस्टर वे आप ठीक तो है ना। ये सुनने के बाद विंग डॉक्टर की तरफ देखते हुए अपने सिर को नोट कर देता है, लेकिन अभी भी वो कन्फ्यूजिंगली उन्हें घूर रहा था। तभी डॉक्टर विंग की ऐसे अजीब रिएक्शन देखते हुए कहते हैं क्या आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं। तो विंग धीरे से अपने सुर को नोट करते हुए डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये लोग कौन हैं। ये सुनते ही वहाँ पे मौजूद सारे लोग शॉक हो गए थे, स्पेशली आंटी ली मतलब मिसेस लैन।
वो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? मैं तुम्हारी आंटी ई हूँ। ऐसे कहते हुए वो विंग के फेस को टच करते हुए कहता है, विंग मुझे पता है तुम हमसे गुस्सा होगे कि हमने ज़बरदस्ती तुम्हें लंदन से यहाँ ले आए, लेकिन हम भी मजबूर थे बेटा। अगर तुम जाना चाहते हो फिर से लंदन तो ठीक है, हम तुम्हें फिर से भेज देंगे, लेकिन ऐसे बिहेव मत करो। अगर तुम्हारे डैड को ये सब बारे में पता चला तो वो नहीं ले पाएंगे। ऐसा कहते हुए वो अब विंग के फेस को पैर से सहलाने लगा ताकि विंग उनकी बातें मान जाए। लेकिन विंग तो अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। वो आंटी ली के हाथ को धीरे से पकड़ते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग हैं कौन और आप लोगों को मेरा नाम कैसे पता? ये कहते हुए वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग उन्हें देखने लगा। वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे। उसके बाद मिसेस लैन डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि उससे क्या हुआ है? वे डॉक्टर अपने सिर को नो में शेक करते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता, ये तो ठीक था बिल्कुल। जब मैं यहाँ आए थे एंड उसे चेक किया था तब भी ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन मुझे लगता है इनके। तभी डॉक्टर अपने सिर को झुका लेता है और कुछ सोचने लगता है। तभी मिस्टर लान डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ है, आप बताइए कुछ। तो डॉक्टर कहता है, मुझे लगता है इन्हें कोई शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हुआ है, क्योंकि उनके घाव इतने गहरे नहीं थे कि वो पूरी टाइम के लिए अपनी सारी मेमोरी लॉस कर बैठे। इवन मेमोरी लॉस होगा मुझे ऐसा भी नहीं लगा था, लेकिन अभी इनकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी शायद शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो चुका है। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। उसका कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ था, उसे सब कुछ याद है। उसके सारे फ्रेंड्स के बारे में उसे याद है, उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में भी याद है। तो फिर ये इंसान कैसे बोल सकता है कि उसका शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हुआ है? विंग को ये तक भी याद है उसे नेक्स्ट टाइम ऑफिस में जाके कौन सा काम करना है। लेकिन विंग अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। वो डॉक्टर की तरफ कंफ्यूजिंगली देखते हुए कहता है, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे सब कुछ याद है। मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में, मेरी वर्क्स के बारे में मुझे सब कुछ पता है। मेरा कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ है। ये सुनते ही डॉक्टर उसकी तरफ कंफ्यूजिंगली देखता है। उसके बाद शांत होते हुए कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है? ये सुनते ही विंग कहता है कि मेरा पेरेंट्स का नाम वे चांगसे एंड चांगसे सरन है, जिनका डेथ हो चुका है। ये सुनते ही लान ई बहुत ही शॉक हो जाती है। वो कहते हैं, विंग क्या कह रही हो ये? वे चांगसे जिंदा है? हाँ, तुम्हारी मदर का डेथ हो चुका है, लेकिन तुम्हारा फादर अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही विंग कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, नहीं, मेरे पेरेंट्स मर चुके थे। मैं जब छोटी थी तभी मेरे पेरेंट्स मर चुके थे। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। ये सुनते ही वो कंफ्यूजन कहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स? तुम्हारे कोई ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है? विंग बहुत ज़्यादा शॉक था। वो कहता है, मुझे लगता है आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। आप पागल हो चुके हैं क्या? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा है और मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। तभी विंग अपनी जगह से खड़ा होता है, उस आईवी ड्रिप को ओपन करने लगता है। डॉक्टर और नर्स विंग को शांत करवाते हुए कहते हैं कि मिस्टर बे, प्लीज़ आप शांत हो जाइए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। फिर विंग कन्फ्यूजिंगली उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि देखिए, मैं ये सब बिल्कुल भी मजाक में मूड में नहीं हूँ। मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अभी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं। मैं उन्हें अकेला छोड़ के यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकता। ऐसा कहते हुए वो अपनी आईवी ड्रिप को ओपन कर देता है। लान चिरन वो दोनों बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे। डॉक्टर एंड नर्स भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे विंग की रिएक्शन देखकर। वहाँ पर अगर कोई काम था वो था वांग जी, जो बहुत ही ध्यान से विंग को देख रहा था। तुरंत ही विंग के पास आता है और विंग के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे कि वो उस आईवी ड्रिप को ओपन न कर सके। जो देखकर विंग शॉकिंगली वांगी की तरफ देखता है। वो अपने मन में सोचता है, ये इंसान अभी है कौन? अब क्या ये कहेगा कि ये मेरा हस्बैंड है? ऐसा सोचते हुए वो वांगी के हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, देखो, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। वैसे भी तुम लोग मेरे साथ बहुत गंदा मजाक कर रहे हो। ऐसा कहते हुए वो उस आईवी ड्रिप को फिर से ओपन करने की कोशिश करता है कि वांग जी फिर से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, चुपचाप बैठे रहो। वांग जी की ऐसे कोल्ड वॉइस सुनकर और ऐसे शांत ऑरा देखकर विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। वो थोड़ा सा घबरा तो जाता है, लेकिन वो मानने वाला कहाँ है। उसे अब ये सब बहुत ज़्यादा अनोइंग लग रहा था, इसलिए वो चिढ़ते हुए कहता है, मैं क्यों चुपचाप बैठूँ? पता नहीं तुम लोग कब से मेरे साथ क्या क्या बोल रहे हो और कह रहे हो कि तुम लोग मेरे रिलेटिव हो। आप मेरे आंटी है, आप मेरे अंकल है, और तुम पता नहीं कौन हो।
और आप लोग कह रहे हैं मेरे बाबा भी है। मुझे देखिए, मुझे जितना याद है मेरे पेरेंट्स मेरे बचपन में रहते ही मर गए थे। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। अब प्लीज़ ये सब मजाक करना बंद कीजिए और मुझे जाने दीजिए। पता नहीं कौन सी पागल के अंदर मैं आ चुकी हूँ। मुझे मुझे ये रहना ही नहीं है। ऐसे कहते हुए वो उस आइवरी डिप को फोर्सफुली ओपन कर देता है। वांग जी भी विंग के हाथ को रोक नहीं पाता। विंग वहाँ से खड़ा होता है और जाने लगता है। वहाँ के नर्स विंग को रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन विंग गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मेरे साथ मजाक मत करो, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका हूँ। ऐसा कहते हुए वो जाने ही लगता है कि तुरंत ही मैडम लैन बहुत ही वरीड हुए हुए विंग के सामने आते हुए कहते, विंग प्लीज़ ऐसा मत करो। मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ तुम यकीन करो, हम तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। मैं तुम्हारी आंटी हूँ, प्लीज़। ऐसा कहते हुए विंग को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन विंग एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगते। उनसे अब ये सारे लोग बहुत ज़्यादा अनोइंग लग रहे थे। वो सोचते उसका दोस्त, उसके फैमिली कहाँ है, क्या वो लोग यहाँ नहीं है। ये सब सोचते हुए वो उस हॉस्टल से बाहर जाने की कोशिश करता है। मैडम लैन एंड मिस्टर लैन बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं विंग को रोकने की, लेकिन विंग किसी की भी बात नहीं सुनता और उन सब से भागते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसे लगता है शायद ये कोई मेंटल हॉस्पिटल है और उसे किसी ने गलती से मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया होगा। ऐसा सोचते जब भी वो बाहर निकलता है, वो आसपास की सारी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। ये सब कुछ उसके लिए बहुत ज़्यादा नया था। वो शायद पहली बार ऐसी कोई जगह देख रहा था। वो कुछ भी पहचान नहीं पा रहा था कि वो कहाँ है एक्चुअली। वो अपने आसपास देखता है और वहाँ पे नाम पढ़ने की कोशिश करता है। तभी उसे हॉस्पिटल का नाम दिखता है जहाँ पे लिखा था सिटी हॉस्पिटल। वो सोचता है सिटी हॉस्पिटल, मैं जब वहाँ पे रहती थी मेरी एरिया पे तो कोई भी सिटी हॉस्पिटल नाम के कुछ नहीं था। मैं कहाँ आ चुका हूँ, ये कौन सी जगह है। ऐसा सोचते वो अपने आसपास देखने लगता है। उसे कुछ ही समझ नहीं आ रहा है कि वो एक्चुअल में आ कहाँ गया है। तभी विंग के सामने से एक पर्सन जा रहा था। विंग उस पर्सन को रोकते हुए कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी जगह है। ये सुनते ही वो पर्सन विंग को देखते हुए कहता है कि ये बेजिंग सिटी है। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। वो कंफ्यूजिंगली उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, बेजिंग, ये कौन सी जगह है। वो पर्सन हैरानी से विंग की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो ये सोच रहा हो क्या विंग कोई एलियन है, उसे अपनी कंट्री के कैपिटल के बारे में नहीं पता। ऐसा सोचते हुए वो विंग को घूरने लगता है। तभी विंग कहता है, क्या हुआ, मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, ये कौन सी सिटी है और मैं हूँ कहाँ। तभी वो पर्सन कहता है, तुम ठीक तो हो। वो विंग को हॉस्पिटल ग्राउंड में देखते हुए कहता है, क्या तुम कोई पेशेंट हो, तुम बाहर क्या कर रहे हो। विंग अपने ग्राउंड को देखता है तो देखता है कि वो अभी भी अपने हॉस्पिटल ग्राउंड में है। वो सोचता है कि पहले तो उसे ये ग्राउंड चेंज करना होगा, इससे लोग उसे और भी वियर्ड तरीके से देखेगा। ऐसा सोचते हुए वो अपने आसपास देखने ही लगता है कि कहीं पे उसे कुछ मिल जाए जिससे कि वो इस हॉस्पिटल ग्राउंड को चेंज कर सके। लेकिन तुरंत ही 2-3 लोग आता है और विंग को पकड़ लेता है, जो देखकर विंग शॉक हो जाता है। वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोग हो कौन और मुझे क्यों पकड़ रहे हो। देखो, तुम लोग ऐसे मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं पुलिस के पास चले जाऊंगा और उन्हें कंप्लेंट कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वो उनसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से वांग जी आते हुए कहता है, इसे ठीक से पकड़ो और हॉस्पिटल के अंदर ले आओ। ये सुनते ही वो लोग वांग जी की तरफ देखकर नोट कर देता है और विंग को पकड़ते हुए अंदर की तरफ ले जाता है। वांग जी को इस तरह से देखकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे लोगों को देकर पकड़ने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसे कहते हुए वो अपने हाथ को उन लोगों से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा मस्कुलर थे और स्ट्रॉन्ग थे। विंग उनके मुकाबले हाइट में भी शॉर्ट था और बॉडी के स्ट्रेंथ में भी। विंग फिर भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन बॉडीगार्ड से उसको बिल्कुल भी छुड़ा नहीं पाता। वो बॉडीगार्ड फोर्सफुली विंग को हॉस्पिटल के अंदर ले आते हैं और उसे रूम के बैठा देता है। वहाँ पे मिसेस लैन और मिस्टर लैन बैठे हुए थे। वो लोग विंग को इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा वरीड थे और वो अपने मन में ही सोच रहे थे कि वो लोग विंग के डैड को क्या कहे। तभी विंग चिल्लाने लगता है और ख़ुद को उन लोगों से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। वांग जी बहुत ही कामली विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। विंग को अभी भी उन बॉडीगार्ड्स ने पकड़ रखे थे क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था उनके हाथ से छूटने की। तभी वांग जी विंग के सामने आके खड़े होते हुए कहते हैं, तुम कोई बच्चे नहीं हो,
बच्चे की तरह बिहेव मत करो और चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो। वांग जी का टोन काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था और वो विंग को ऐसी नज़रों से घूर रहा था कि अगर विंग ने और एक बार चिल्लाया तो वांग जी शायद विंग का मुंह ही तोड़ देगा। वांग जी को इस तरह से देखकर विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो चिल्लाना तो चाहता था लेकिन वांग जी को अपने सामने इस तरह से देखकर उसके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकलता। वो अपने मन में ही सोचता है कि मैं कहाँ आ चुका हूँ और ये लोग है कौन, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे पकड़े क्यों हुए हैं। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ऊपर से उसे इस तरह से बंदी बना के रखा गया था। ये सारे बॉडीगार्ड उसे इतने बुरी तरीके से पकड़े हुए थे जो विंग को बहुत ज़्यादा बुरा फील करवा रहा था, उसे एक कैदी की तरह फील करवा रहा था। वो अभी रोना चाहता था लेकिन वांग जी के घूरने से वो रो भी नहीं पा रहा था। वो गहरा सा सांस भरता है और बहुत ही हेल्पलेसली वहाँ पे बैठा रहता है। विंग को स्ट्रगल ना करते हुए देखकर वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अगर फिर से तुमने ऐसी हरकतें की तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें बांध के रखा जाएगा। ये सुनते ही विंग घूर के वांग जी की तरफ देखता है, तभी वांग जी बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करता है और बॉडीगार्ड विंग को छोड़ देते हैं। विंग को थोड़ा सा रिलीफ फील होता है। वो अपने हाथ को मसाज करने लगता है क्योंकि वो बॉडीगार्ड बहुत ही कस के विंग को पकड़े हुए थे। तो है एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। फर्स्ट पार्ट जैसे भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।